चलिए नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 50 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में जो ये 50 ऑब्जेक्टिव करा रहा हूं, इसको आप लोग अच्छे से याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों के आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा होते हैं। इसलिए सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद करते चलिएगा। ओके, तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा। देखते हैं कौन से बच्चे हैं जो कितना सही कर पाते हैं। आप लोग लास्ट में बताइएगा कि इस 50 ऑब्जेक्टिव में आप सही कितना कर पाते हो, यानी कि आपको पहले से कितना याद है। ओके जी, तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा, तब पढ़ाने में भी मजा आएगा। चलिए फिर पहला नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। इसका राइट आंसर सभी बच्चे लगाएंगे, पहले इसको मिटा दिया जाए। ओके ओके, अब चलिए क्लास को करते हैं शुरू। सारे बच्चे क्या करेंगे, तो आंसर को लगाते चलेंगे। थोड़ा सा जूम कर दिया जाए। हाँ, पहला नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। अब लगाएंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, बताओ जी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बातचीत जो निबंध है उसके निबंधकार का नाम आपसे पूछा गया है। रामधारी सिंह दिनकर है, अज्ञेय है, जयप्रकाश नारायण है, या फिर बालकृष्ण भट्ट है। अगर पूछे बातचीत शीर्षक पाठ क्या है, तो आप लोगों को क्या याद रखना है कि यह एक प्रकार का निबंध है जिसके निबंधकार का नाम क्या है, तो बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिसका कि अगर जन्म पूछे कब हुआ था, तो 23 जून 1844 को क्या हुआ था, तो जन्म हुआ था। और निधन पूछे तो 20 जुलाई 1914। जितना मैं करा रहा हूं भाई, सारे प्रश्नों को आप लोग याद करते तो चलो एक भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा। अगर पूछे कि बालकृष्ण भट्ट के माताजी का क्या नाम है, तो याद रखिएगा सिंपल सा है, पार्वती देवी। और पिताजी का नाम पूछे तो उसको भी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, याद रखिएगा आप लोग, बेनी प्रसाद भट्ट। याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, बेनी प्रसाद यहाँ भट्ट लिख दो, बस हो गया। देखो, पहला मैंने क्या बताया कि बालकृष्ण भट्ट पूछे कि बातचीत पाठ क्या है, तो एक प्रकार का निबंध है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है, जिसका कि जन्म हुआ था 23 जून 1844 को और 20 जुलाई 1914 में निधन हुआ था। बालकृष्ण भट्ट के माताजी का नाम पूछे तो पार्वती देवी लगाइएगा, और पिताजी का नाम पूछे तो बेनी प्रसाद भट्ट लगा दीजिएगा। याद रखिएगा आप लोगों के। चलिए अब दूसरा नंबर सवाल देखिए। मात्र 50 ऑब्जेक्टिव है, सारे बच्चे अच्छे से देखेंगे। देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, आदान का विलोम क्या होता है। विलोम कहने का अर्थ क्या होता है, तो उल्टा शब्द आपसे पूछा गया है। आदान मतलब प्रदान, मतलब आदान हो गया तो उसका उल्टा क्या होगा, प्रदान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखिए क्या करा, स्तुति का विलोम क्या होगा। भाई हम लोग भगवान की स्तुति करते हैं और कोई कोई होता है उसका उल्टा क्या होता है, तो निंदा करने लगते हैं। किसी की स्तुति मतलब किसी का गान करते हैं कि भाई वो आदमी कितने अच्छे हैं। अगर उसी के ऑपोजिट हम अगर कार्य करें तो उसका मतलब निंदा ही तो करेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ए हो जाएगा राइट आंसर। 3 का ए, जितने भी बच्चे लगा रहे हैं उसका राइट आंसर होने वाला है। ओके, चलिए फोर्थ नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप लोग अगर कहीं दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हो। चलिए फोर्थ नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। फोर्थ नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। लो जी, अभी मैंने बताया कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम है बालकृष्ण भट्ट, और उसका अगर जन्म पूछे तो जन्म हुआ था 23 जून 1844 को। ऑप्शन बी में दिया गया, बिल्कुल सही जवाब है भाई। अच्छे से ऑप्शन को देख के लगाइएगा। यहाँ देखो 23 जून 1884 दिया हुआ है, जो कि गलत आंसर है। 20 जुलाई 1902 गलत है। 18 दिसंबर 1834 ये भी गलत है। तो सही कौन सा है, तो 23 जून 1844 वाला सही है। ओके, चलिए पांचवा नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है आपके सामने। ये रहा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखी। भाई चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था जो कहानी है उसके कहानीकार का क्या नाम है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियां लिखी थी। कौन कौन, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक कौन सा था, तो याद रखना कौन सा, सुखमय जीवन। और दूसरा कौन सा था, इसको भी आप लोग याद रखना, बुद्धू का कांटा। क्या, बुद्धू का कांटा, और कांटा लिख दो यहाँ पे। और तीसरा कौन सा होता है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, उसने कहा था। क्या, उसने कहा था। जितना मैं बता रहा हूँ भाई याद तो करते चलो, सारी चीजों को मैं क्लियर करते चलूंगा। देखो सुखमय जीवन अगर पूछे कि यह प्रकाशित कब हुआ था, तो 1911 लगा दीजिएगा, करेक्ट हो जाएगा। बुद्धू का कांटा कब प्रकाशित हुआ था, 1911 लगा दीजिएगा। और उसने कहा था कब प्रकाशित हुआ था, तो 1915 लगा दीजिएगा। और अगर पूछे कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है, तो इसको
आप लोग याद रखिएगा 5 भागों में विभक्त है, इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। जितना मैं बताते चल रहा हूं उसको आप लोग अच्छे से दिमाग में सेट करते चलो भाई, अभी ध्यान भटकना नहीं चाहिए, एकदम क्लास पे प्रॉपर क्लास पे ध्यान दो आप लोग, तभी सारा चीज जो है क्लियर हो पाएगा और अच्छे से याद हो पाएगा। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या लगोगी, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 6 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, घ का उच्चारण स्थान क्या है, घ का उच्चारण स्थान पूछा गया। घ का जो उच्चारण करते हैं हम लोग वो किससे करते हैं, तो अकुह विसर्जन या नान कंठ, मैंने पहले ही इसका ट्रिक बता चुका है, नहीं दिखे हो तो जाके देख लेना, एकदम सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 7 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है, अब बताएंगे सभी बच्चे इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में किसका उच्चारण जो है कंठ से होता है, अकुह विसर्जन या नान कंठ, कंठ वाला अभी मैंने बताया, क वर्ण कहाँ है, तो ऑप्शन डी में दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब है, सारे बच्चे याद रखेंगे और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ओके चलिए 8 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने 8 नंबर सवाल, निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा, निम्नलिखित में कौन सा है जो सही है, तो ईमानदार में तो ऐसे वाला ई होता है, परीक्षा में दीर्घिकार लगता है और प्रणाम में न ये वाला लगता है, तो कौन सा शक्ति सही लग रहा है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। ओके चलिए 9 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, पुस्तक शब्द कौन सी संज्ञा, पुस्तक बहुत ही आसान है, पुस्तक कई प्रकार के होते हैं, यानी कि उसकी जाति का बोध हुआ है, ऑप्शन ये लगा लो। ओके देखो व्यक्तिवाचक क्या होता है ना, कि जो संसार में केवल एक होता है जिसका बहुवचन ना निकाल सकते हैं, जो कि जो उसके अलावा कोई और ना हो, जैसे महात्मा गांधी के सिवा अगर बात करें तो महात्मा गांधी कोई दूसरा और भी था क्या, नहीं ना, तो वो एक है, इसलिए वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जैसे बिहार हुआ तो बिहार एक ही है, व्यक्तिवाचक हो गया, पटना हो गया, गया हो गया, जो भी है ये व्यक्तिवाचक हो गया। भाववाचक क्या होता है कि हम लोग भाव के द्वारा कितना व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि हो गया बुढ़ापा हो गया, मिठास हो गया, जैसे हम कुछ खाते हैं तो मीठा लगा, वो हम लोग भाव के द्वारा व्यक्त करते हैं कि ये मीठा है, ये तीखा है, जो भी है वो भाववाचक की संज्ञा है। और द्रव्यवाचक क्या होता है, नाप तोल करने वाली चीजें होती है, जैसे चीनी हो गया, तेल हो गया, घी हो गया, आटा हो गया, ये सारे के सारे क्या है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा है, याद रखते चलिएगा। जितना भी मैं एग्जांपल बता रहा हूं इसको भी आप लोग ध्यान में सेट करते चलना। 10 नंबर सवाल देखिए क्या है, दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा, संज्ञा से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, देखो दक्षिण एक ही है तो व्यक्तिवाचक लगा लो ना, ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए 11 नंबर सवाल को देखिए क्या करा है, मुसीबत कौन सा लिंग है, मुसीबत में लिंग पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मुसीबत में लिंग आपसे पूछा गया है, तो कौन सा होगा, 11 का करेक्ट आंसर बताएंगे तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 12 नंबर सवाल देखिए, समाज में कौन सा लिंग होगा, समाज में हमारा पुल्लिंग हो जाएगा क्या, 12 का करेक्ट आंसर, हाँ जी पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, भाई वचन जो होते हैं अगर संस्कृत में बात करें तो संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, अगर हिंदी की बात करें तो 2 प्रकार के। आप पूछेंगे सर कौन कौन, तो पहला होता है कौन सा, एक वचन होता है, और दूसरा कौन सा होता है, तो बहुवचन होता है, क्या बहुवचन होता है, याद रखिएगा आप लोग, ये एक वचन और बहुवचन कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल देखिए, कारक के कितने भेद होते हैं, कारक 8 प्रकार के होते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ऑप्शन बी लगा लो, सही जवाब हो जाएगा। 15 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, वह जाएगा, क्या वह जाएगा, अब कब जाएगा नहीं जाएगा वो हमको क्या मालूम है, वह जाएगा लेकिन जाएगा जरूर, किस काल का उदाहरण है, तो भविष्य में कभी जाएगा, जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी लगा लो, करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, उसने कहा था, लो जी इतना आसान सा सवाल पूछा है और आप गलत लगा दोगे, ऐसा हो सकता है क्या, उसने कहा था कहानी के लेखक का नाम अगर आपसे पूछ रहा है तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी लगाने के लिए आप लोग रेडी हो, तो ऑप्शन नंबर ये लगा लो, करेक्ट हो जाएगा। अगर जयप्रकाश नारायण की रचना की बात करें तो वो कौन सा है, संपूर्ण क्रांति है बच्चा पार्टी, संपूर्ण क्रांति है वो। और कौन सा भगत सिंह की बात करें तो भगत सिंह का कौन सा है, एक लेख और कौन सा, और एक पत्र, ये कौन सा है, तो भगत सिंह की रचना है। और रामधारी सिंह दिनकर बहुत ही आसान है, अर्धनारीश्वर चैप्टर पढ़े हो कि नहीं भाई, अर्धनारीश्वर जो चैप्टर है अर्धनारीश्वर उसको पढ़े हो कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर फिलहाल ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल देखिए, आलस का विशेषण क्या होगा, आलस का विशेषण पूछा गया है, तो आसान सा सवाल है, आलसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो चीजों की विशेषता को बतलाता है उसे हम लोग विशेषण बोलते हैं, तो समाज का सामाजिक हो जाता है, भारत का
भारतीय हो जाता है, शिव का शैव हो जाता है, यही प्रकार होता है। चलिए 18 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है, जाति का विशेषण क्या होगा, जाति का विशेषण हम लोगों का जातीय हो जाएगा ना, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 19 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, समाज का विशेषण, लो जी वही सब जितना भी मैंने बकाया वही सब आ गया, समाज का सामाजिक हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन बी में, यहाँ सामाजिक है जो कि गलत है, लेकिन सामाजिक होता है, सामाजिक। ओके चलिए 20 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सी रचना रघुवीर सहाय की है, बताओ जी निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो रघुवीर सहाय की रचना है, अधिनायक है, हार जीत है, छप्पय है, पुत्र वियोग है। देखो अधिनायक की बात करें तो ये रघुवीर सहाय की रचना है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हार जीत अशोक वाजपेयी की रचना, छप्पय नाभादास की रचना और पुत्र वियोग जो है ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके ऑप्शन ए लगा लो। 21 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, प्रेम के पीर के कवि कौन है, बताओ जी इतना आसान सा सवाल को छोड़ के आओगे क्या एग्जाम में। प्रेम के पीर के कवि माने जाते हैं मलिक मोहम्मद, जैसी याद रखिएगा आप लोग। अगर पूछे कि हिंदी साहित्य का सूर्य, पूछे सूर्य किसे कहा जाता है तो याद रख लो सूरदास को कहा जाता है, सूर्य सूरदास को। और समन्वयवादी कवि को किसे माना जाता है तो वो माने जाते हैं तुलसीदास, इसको भी आप लोग याद रख लो। समन्वयवादी कवि पूछे तुलसीदास और सूर्य पूछे तो सूरदास, याद रखिएगा। अगर पूछे हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखी है तो वो लिखी है नामवर सिंह ने, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और पूछे मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है तो उसने कहा था। इतना भाई याद रख लो क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए। चलिए 22 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग मैंने बताया था कि वो पहले आ जाता है, तो दो शब्द निकाल लो ना, एक हो गया अति और दूसरा हो गया रिक्त, तो समझ लो अति हमारा उपसर्ग है और रिक्त एक शब्द है, इसीलिए करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर सवाल की ओर बढ़ते, ये रहा आपके सामने, भरपेट में कौन सा उपसर्ग है, भरपेट उपसर्ग पूछा, भर लगा लो उपसर्ग है और पेट तो एक शब्द है, याद रखिएगा। चलिए 24 नंबर सवाल देखिए, फलित में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय पूछा तो ये लास्ट में लगता है, फल, फल एक शब्द है ना भाई, फल जो है हमारा एक शब्द है और इत जो है ये प्रत्यय हो जाएगा, इसका कौन सा तो ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, चतुराई में कौन सा प्रत्यय, चतुर और आई, चतुर प्लस आई, तो ऑप्शन डी लगा रहे हो जितने बच्चे करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का। अब मात्र क्या तो 25 और क्वेश्चन बचा है, सारे बच्चे हमारे साथ लास्ट तक बने रहेंगे। और जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो भाई एक बार क्लास को, सभी बच्चे जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्लास को जरूर लाइक कर लेंगे और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी करना। चलिए 26 नंबर सवाल देखिए, सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा, सदा जोर एव हमारा सदैव हो जाता है, बहुत ही आसान है, तो 26 का जो करेक्ट आंसर लगा रहे हो सभी बच्चे सही लगा रहे हो, सदा जोर एव होता है। चलिए ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। 27 नंबर सवाल देखिए, महोदय का संधि विच्छेद क्या होगा, महा और उदय, हाँ जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाजोर उदय। फटाफट से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद तो लाइव क्लासेस में इन सारे प्रश्नों को मैंने कर चुका है, मतलब करा दिया है। चलिए 28 नंबर सवाल देखिए, नवरत्न में कौन सा समास है, नवरत्न में समास पूछा गया, नव और रत्न। देखो जी नवरत्न मतलब 9 का बोध हो रहा है, नंबर का बोध हो रहा है ना भाई, तो कौन सा द्विगु समास लगा सकते हो क्या, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 29 नंबर सवाल को देखते हैं, यथा संभव में कौन सा समास है, यथा संभव मैंने बताया था कि अगर आपका यथा से शब्द शुरू हो रहा है या फिर प्रति से शुरू हो रहा है या फिर बे से शुरू हो रहा है, बे से या फिर भर से भी शुरू हो रहा है, अगर इन सारी चीजों से मतलब 4 चीज से अगर आपका वर्ड शुरू हो रहा है तो आप समझ सकते हो कि ये कौन सा तो अव्ययी भाव समास कहलाता है। क्या अव्ययी भाव समास हो जाता है भाई, इतना से शुरू हो तो अव्ययी भाव समास आंख बंद करके लगा सकते हो। अब पूछोगे सर इतने चीजों से अगर आप एक एक एग्जांपल दे देते तो बहुत अच्छा होता। देखो यथा से क्या होगा तो यथा संभव हो गया, यथा शक्ति हो गया, तो ये सब होता है। और प्रति से क्या होता है, प्रतिबाधा हो गया, ये सारे के प्रतिबाधा हो गया, प्रतिबंध हो गया, ये सारे के सारे शुरू हो तो आप समझ लेना अब यही भाव समास है। बे से क्या होता है, बेखबर, बेरहम, ये सारे के सारे क्या हुए, बेईमान, ये अब यही भाव समास हो जाएगा। भर, भर से क्या होगा, भरपेट लगा लो, भरपेट हुआ, तो इसको याद रखिएगा, ये अब यही भाव समास के अंतर्गत आ जाता है। ओके चलिए 30 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, कमल नयन में कौन सा समास है, कमल नयन कहने का अर्थ क्या होता है, कमल के समान नयन, क्या कमल के समान नयन हो उसे हम लोग कमल नयन कहते हैं। अब समझ लो कमल के समान मतलब तुलना हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग कर्मधारय समास का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। जितने भी बच्चे ए लगाए हैं उसका राइट हो जाएगा 30 का। ओके
चलिए 31 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, कमल का पर्यायवाची क्या होगा। कमल का पर्यायवाची पूछा गया, मतलब समान अर्थ क्या होता है इसका बताओ आप लोग, तो जलज हो जाएगा करेक्ट आंसर 31 का। 32 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है। अग्नि का पर्यायवाची क्या होगा, तो वो हमारा होता है पावक। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, सज्जन का विलोम क्या होगा बताओ जी। सज्जन का विलोम क्या है, महान होगा, दुर्जन होगा, अधम होगा, अधर्मी होगा, क्या होगा। 33 का करेक्ट आंसर बताओ आप लोग, तो बी लगा रहे हो दुर्जन। ओके बिल्कुल करेक्ट आंसर है, दुर्जन ही होगा, सज्जन का दुर्जन होता है। ओके चलिए 34 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा या फिर सही है, चलो सही है। देखो अब इसका राइट आंसर बताओ सभी बच्चे कि दिनकर जी को किस रचना पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। देखो जी दिनकर जी को 3 पुरस्कार प्राप्त हुआ, एक कौन सा था, तो यहाँ लिख देता हूं, एक था पद्म भूषण। पद्म भूषण सारी चीजों को आप लोग याद करते चलो, पद्म भूषण होगा। दूसरा कौन सा हुआ, तो साहित्य मतलब ये वाला साहित्य अकादमी पुरस्कार। और तीसरा कौन सा था, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया। अब समझा देता हूँ सारी चीजों को। देखो अगर पूछे कि उर्वशी रचना के लिए मतलब किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो उर्वशी रचना के लिए याद रख लो। और साहित्य अकादमी किस रचना के लिए मिला था, तो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। और पद्म भूषण ऐसे मिला था। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा जो लगा दीजिएगा। अभी जो फिलहाल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। कोई भी बच्चे भूलेंगे नहीं। वैसे उर्वशी और कुरुक्षेत्र जो रचना है ये भी दिनकर जी की ही रचना है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, अगर ऐसा प्रश्न आए तो छोड़ के ना आना। चलिए 35 नंबर सवाल देखिए, पुरस्कार का विलोम क्या होगा। पुरस्कार मिल रहा है भाई, अगर आप एग्जाम में टॉप करते हो, ज्यादा मार्क्स लाते हो तो आपको पुरस्कार मिलेगा। और उसी के ऑपोजिट अगर आप कम मार्क्स लाते हो तो समझ लो क्या मिलेगा, दंड मिलेगा, अवश्य दंड मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वैसे नहीं मिलेगा भाई, अच्छे से मेहनत करो, नहीं आएगा कम नंबर। चलिए 36 नंबर सवाल देखिए, ईमानदार शब्द का विलोम क्या होगा। ईमानदार का उल्टा पूछा गया है तो बेईमान तो हो सकता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 37 नंबर सवाल देखिए, तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है। तीव्र बुद्धि वाला जो कहलाता है वो कहलाता है कुशाग्र। क्या कुशाग्र कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए 38 नंबर सवाल को देखिए, जो मापने में समर्थ हो। क्या जो मापने में समर्थ हो उसे हम लोग एक शब्द में क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं मापदंड। क्या मापदंड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। 39 नंबर सवाल देखिए, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। बताएंगे सभी बच्चे कि बालकृष्ण भट्ट जो है बातचीत चैप्टर के माध्यम से वो क्या बतलाना चाहते हैं, तो वो बातचीत करने की शैली को बतलाना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बातचीत जो पाठ है वो बालकृष्ण भट्ट की रचना। चलिए 40 नंबर सवाल देखिए, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी। देखो भारत रत्न की दी गई थी 1998 में। क्या 1998 में। और मैग्सेस सम्मान जो दिया गया था वो दिया गया था 1965 में। इसको भी आप लोग याद रख लो, इतना चीजों को, बस 2 ही पुरस्कार था 1998 और 1965 में, याद रखना। चलिए 41 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध है। अर्धनारीश्वर जो पाठ है वो एक प्रकार का निबंध है, जिसके निबंधकार का नाम क्या है पूछे तो दिनकर लगा देना। पूरा नाम क्या है, तो राष्ट्रकवि दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए 42 नंबर सवाल को देखते हैं, मालती के पति का क्या नाम था। बताओ जी मालती के पति का क्या नाम था, तो महेश्वर। कौन सा ऑप्शन में दिया गया बताओ आप लोग, महेश्वर, ऑप्शन बी में दिया गया। अगर पूछे कि मालती का पति क्या था तो एकदम याद रखना भाई, डॉक्टर था। क्या डॉक्टर था, किस बीमारी का, तो गैंग्रीन नामक बीमारी का, गैंग्रीन नामक बीमारी का, याद रखिएगा। चलिए 43 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है, तो ये भगत सिंह के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 44 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, ऊपर काहे भाग रहा है मेरे भाई। देखो ये रहा आपके सामने, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है, यानी कि बहुजन संप्रेषण के माध्यम जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो बिल्कुल सही जवाब है जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। 45 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, मुन्नी और मानक की मां का क्या नाम था। मुन्नी और मानक की मां का क्या नाम था, बताओ सभी बच्चे, तो मानक की मां का नाम था बिस्नी। क्या बिस्नी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये मुन्नी कौन थी भाई, मुन्नी जो थी ये मानक की बहन थी, याद रखिएगा, जो कि मंगलवार को चिट्ठी आने की वो कामना करती थी। चलिए 46 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि। प्रलय की छाया प्रसाद जी हैं, जयशंकर
रविशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। 47 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? कविता के नए प्रतिमान जो है ये नामवर सिंह की रचना है, ऑप्शन डी सही जवाब है 47 का, याद रखिएगा आप लोग। 48 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, जूठन क्या है? जूठन जो चैप्टर है वो क्या है? तो जूठन जो पाठ है वो हमारा आत्मकथा है। कौन सा आत्मकथा है? तो इसको भी आप लोग याद रख लो, दलित आत्मकथा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की संपूर्ण जीवनी का इसमें परिचय है, जो क्या क्या होता है, गरीबी। चलिए 49 नंबर सवाल देखिए, मलयज का जन्म कब होता? मलयज का जन्म होता 1935 में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है 49 का, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 50 नंबर सवाल देखिए, सूरसागर सूरदास की कौन सी रचना? सूरसागर मैंने बता दिया पहले ही। पुत्र वियोग किसकी रचना है? पुत्र वियोग जो है ये किसकी रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान अगर आए तो सुभद्रा कुमारी चौहान वाला आए तो समझ लेना पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। करबक जो है ये जायसी की रचना है, जायसी। और छप्पे जो है ये किसकी रचना है? तो नाभा दास की रचना है। इसको भी आप लोग याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोगों ने 50 ऑब्जेक्टिव करा, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मैंने करा दिया। अब आपका दायित्व है कि इन सारे प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना, क्लास को लाइक कर देना, यह आपका दायित्व है। तो सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी करना। ओके जी, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।